हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर लेसन 3 लेकर आए हैं, यानी चैप्टर 3 उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट और सेकेंड का वीडियो हमने डाला है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हिंदी का तीसरा लेसन क्या है, यानी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में हमें क्या पढ़ना है, तो चलिए हम देखते हैं। लेसन 3 है, गद्य व पद्य के अंशों को शुद्ध उच्चारण, लय एवं उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना बोलना। तो ये हमें पढ़ना है। चलिए पहले उद्देश्य देखते हैं। उद्देश्य है उच्चरित ध्वनियों के मौखिक रूप को अक्षर तथा लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है, यानी उच्चरित ध्वनियों के मौखिक रूप को अक्षर तथा लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। भाषा के व्यवहार में शुद्ध उच्चारण उसका सर्वाधिक पक्ष है, क्योंकि हिंदी की प्रकृति की उच्चारण के अनुसार उसका लेखन किया जाता है। आगे है, हिंदी में प्रायः उच्चारण संबंधी त्रुटियां होती हैं जो हमारे लेखन को प्रभावित करती हैं। हिंदी ध्वन्यात्मक भाषा है, इस कारण अशुद्ध उच्चारण का प्रभाव सीधे वर्तनी पर भी पड़ता है। आगे देखेंगे हम अतः शुद्ध लेखन की दृष्टि से भी उच्चारण शिक्षा का स्थान महत्वपूर्ण है। तो हम देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण है। तो पहला पॉइंट है इसमें, गद्य व पद्य के अंशों को हाव भाव, लय एवं गति के साथ शुद्ध उच्चारण की दक्षता का विकास करना, यानी जो गद्य पद्य है उसे लय और हाव भाव के साथ पढ़ना, शुद्ध उच्चारण करना। अगला पॉइंट है, शुद्ध उच्चारण एवं गति का निरंतर विकास करते हुए बच्चों को पढ़ने बोलने का अभ्यास कराना, यानी शुद्ध उच्चारण के साथ बच्चे को पढ़ाना तथा बोलने का अभ्यास कराएं। शुद्ध, सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली शैली में भावों, विचारों एवं अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करना, बच्चों को भावानुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण एवं अंग संचालन की कला का अभ्यास कराना। अगला पॉइंट है, उच्चारण अभ्यास द्वारा आत्मविश्वास जगाना। आगे है, किसी भी भाषा में उच्चारण की सबसे अधिक महत्ता होती है। किसी भाषा के शब्दों का सही उच्चारण भाषा के परिनिष्ठित रूप को प्रकट करता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भाषा को परिभाषित करते हुए कहा है कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित। आगे है, यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की यह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। अगला पॉइंट है, उक्त परिभाषा से भी स्पष्ट है कि जब हमारे विचारों को ध्वन्यात्मक रूप से ओठों पर लाते हैं तभी वह भावों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा बनती है। आगे देखेंगे हम, आगे है, जिसमें विचारों एवं भावों के आदान प्रदान का माध्यम होता है। इस प्रकार उच्चारण में अभिव्यक्ति की सशक्त क्षमता होती है जिसके द्वारा किसी भी बात को उतार चढ़ाव, लव, सुर आदि द्वारा इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि कथन का भाव स्पष्ट होने में कोई परेशानी नहीं होती। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही वाक्य केवल उच्चारण के ढंग में परिवर्तन होने के कारण अलग अलग अर्थ को व्यक्त करते हैं। आगे देखेंगे हम, आगे है,
यानी वास्तव में मनुष्य के मुख से निकले हुए सार्थक वर्णों के संयोग से बने शब्दों को उच्चारण जो दूसरे मनुष्यों को सुनाई दे उसे उच्चारण माना जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, शुद्ध उच्चारण का तात्पर्य मानक उच्चारण से है। उच्चारण में भिन्नता क्षेत्रीय भिन्नता के कारण होती है। जिस भाषा का क्षेत्र जितना विस्तृत होगा उसमें उच्चारण भिन्नता की संभावना उतनी ही अधिक होगी। आगे देखेंगे, उच्चारण शिक्षण के संबंध में ध्यान देने की बात यह है कि उच्चारण शिक्षा के समय मात्र ध्वनियों तथा वर्णों पर ही ध्यान न देकर शब्दों और वाक्य स्तर पर भी शुद्ध उच्चारण के विषय में छात्रों का ध्यान आकर्षित कराया जाए। आगे देखेंगे हम, यह नोट है, उच्चारण स्थान के बारे में पूर्व में लिखित प्रारूप का अवलोकन करें। उच्चारण दोष के कारण देखेंगे हम। हिंदी भाषा में उच्चारण दोष के कारण प्रमुख हैं, तो चलिए देखते हैं कि उच्चारण दोष के कौन कौन से कारण हैं। पहला पॉइंट है हिंदी ध्वनियों एवं उच्चारण स्थानों का अपूर्व ज्ञान। इसमें हम पढ़ेंगे छात्रों को प्रारंभिक कक्षाओं में ही ध्वनियों के उच्चारण तथा उच्चारण स्थानों के विषय में भ्रम हो जाता है, जिससे छात्र श ज श में री, रा में ई और ई में तथा ब भ में कोई भेद नहीं समझते हैं। उच्चारण दोषों से बचने के लिए हिंदी ध्वनियों के सही स्वरूप और उच्चारण का ज्ञान कराया जाए, यानी जो बच्चे हैं उन्हें वर्णों का शुद्ध ज्ञान कराया जाए। आगे देखेंगे हम, दूसरा पॉइंट है उच्चारण तत्वों के ज्ञान का अभाव, यानी छात्रों को उच्चारण तत्वों का जैसे कि ध्वनि व्यवस्था, लय, स्वराघात, गति, विराम आदि का समुचित ज्ञान नहीं होता है। इससे छात्र अशुद्ध उच्चारण करते हैं, जैसे 99 को 99, 43 को 43 या 43 बोलने की गलतियाँ होती हैं। तो ये सब बच्चों को उच्चारण तत्वों के ज्ञान का अभाव होता है, इसका सुधार करना चाहिए। अगला देखेंगे हम, अगला पॉइंट है 3 नंबर है शारीरिक विकार, यानी ध्वनियंत्र संबंधी कौन कौन से विकार होते हैं। तो चलिए इसमें हम देखेंगे, कुछ छात्र शारीरिक विकारों से ग्रस्त होते हैं और कुछ छात्रों को ध्वनि यंत्रों जैसे कि कंठ, तालु आदि में विकार होता है, जिससे वे शुद्ध उच्चारण करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। जैसे अतिवृद्ध व्यक्ति, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति उच्चारण स्थान के स्तर पर। अगला पॉइंट है 4 नंबर है परिवार में शुद्ध उच्चारण पर ध्यान न देना। उच्चारण दोष का अन्य कारण परिवार के लोगों द्वारा भी शुद्ध उच्चारण पर ध्यान न देना भी है। जिस परिवार में बच्चा रहता है, यदि उसके सदस्य अशुद्ध उच्चारण करते हैं तो बच्चा भी उनका अनुकरण करके ध्वनियों का अशुद्ध उच्चारण करना ही सीखेगा। साथ ही अशिक्षित माता पिता बच्चों के उच्चारण के प्रति विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिससे वे उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ करते रहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे माता पिता यानी बच्चे पहुँचाना, चौपाना, पहुँचना, चौंपना, तो बच्चे भी वही सीखेंगे, चौपाना और चौंपना। अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 5 है आपका 5 नंबर है बालाघात से अपरिचित होना, यानी हिंदी की वाक्य संरचना के समय बालाघात का भी महत्व होता है। जैसे महत्व होता है, परंतु वाक्य के उच्चारण के समय किस शब्द पर बल देते हैं यह महत्वपूर्ण है। जैसे राम ने तुमको मारा, तो वाक्य में राम पर बल देने पर भी राम दंडनीय है होने का ज्ञात होता है। तुमको आगे देखेंगे हम, तुमको पर बल देने पर ज्ञात होता है तुम तो स्वयं बहुत तेज हो, कैसे राम ने तुमको मारा, इस तरह अर्थ में भेद हो जाता है। तो अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 6 है
गति का ज्ञान न होना यानी छात्रों को पढ़ाते समय समुचित मात्र, समयाधिक, न्यून आदि का ज्ञान नहीं कराया जाता है। अतः वे उच्चारण करते समय ध्वनियों का उच्चारण कभी मंद गति से करने लगते हैं, जैसे मारो मत छोड़ो। अगला है मारो मत छोड़ो। तो ये थे उच्चारण दोष के कारण। आगे देखेंगे उपर्युक्त दोनों वाक्यों के अर्थ में भिन्नता स्पष्ट है। इसके कहने के लहजे पर अर्थ निर्भर करता है। नंबर 1 वाक्य में मारो मत यानी बोलने के बाद थोड़ा रुकने और फिर छोड़ो बोलने पर अर्थ निकलता है कि कोई किसी से कहता है उसे मत मारो, बेचारे को छोड़ दो। तो नंबर 2 है वाक्य में कहा गया है कि उसे अवश्य मारो और उसे छोड़ो मत। अगला देखेंगे हम भाषा का उच्चारण शुद्ध रूप में किया जाए, इसके लिए त्रुटियों की ओर छात्रों का ध्यान आकर्षित कराना आवश्यक है। तो उच्चारण संबंधी जो दोष थे उसका भी निवारण भी है। तो चलिए हम देखते हैं, यानी उच्चारण संबंधी दोष एवं उनका निवारण देखेंगे कि यानी जो जो दोष हैं तो उनका निवारण कैसे करें। तो चलिए देखते हैं। छात्रों द्वारा उच्चारण करते समय प्रायः निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं, जिनके निराकरण के लिए प्रशिक्षु को विशेष रूप से सजग रहना चाहिए। पहला पॉइंट है इसमें ई को दीर्घ रूप ई के रूप में उच्चारण करने का दोष बहुत अधिक पाया जाता है। जैसे इमली ईख का उच्चारण करते हैं, अतः हर्ष ई का उच्चारण अभ्यास आवश्यक है। अगला पॉइंट है ऊ को दीर्घ बड़ा ऊ बोलने का दोष, अतः ऐसे शब्दों के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास अपेक्षित है। अगला पॉइंट देखेंगे ऐ को आय की भांति उच्चारित करते हैं, जैसे पैसा को पैसा, अतः इनके शुद्ध उच्चारण का ज्ञान आवश्यक है। अगला पॉइंट है छ को छ और छ को छ के रूप में उच्चारण पाई जाती है। इनका उच्चारण छात्रों को अलग अलग स्पष्ट रूप से समझा देना चाहिए। अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 5 है टा और ठा के उच्चारण में भी प्रायः भूल होती है, जैसे कि चिट्ठी को चिट्ठी, अतः ऐसे शब्दों का उच्चारण अभ्यास आवश्यक है। यानी ऐसे शब्दों को बच्चों को उच्चारित करना चाहिए इससे। अगला देखेंगे ड ढ को और ड को ढ के रूप में उच्चारित करने का दोष भी बच्चों में पाया जाता है। सड़क, पढ़ना आदि शब्दों के उच्चारण से उनका भ्रम दूर किया जा सकता है। अगला पॉइंट 7 नंबर है हड़ा और इंग्या का भी उच्चारण भ्रम भी पाया जाता है, जैसे गणेश को गणेश, गरुड़ को गरुड़, अतः इन शब्दों का भी उच्चारण अभ्यास बहुत आवश्यक है। 8 नंबर पॉइंट है वा और बा का उच्चारण भ्रम भी बहुत अधिक है, जैसे व वन और बा बंधु। 9 नंबर है श श के उच्चारण में सबसे अधिक दोष पाया जाता है, अतः ऐसे शब्दों का उच्चारण कराया जाए जिससे बच्चों को श श और श का ठीक ज्ञान और अभ्यास हो जाए। अगला पॉइंट है 10 नंबर है द का उच्चारण विद्यार्थी ध्या अथवा धा के रूप में करते हैं। विद्यार्थी का उच्चारण विद्यार्थी या विद्यार्थी हो जाता है। यह भ्रम द प्लस या के संयुक्त रूप से द के रूप में लिखने से भी हो सकता है। इसकी जगह द रूप लिखा जाए तो उच्चारण भ्रम दूर हो जाएगा। 11 नंबर पॉइंट है ज्ञ का सही उच्चारण ज्ञ वर्ड यानी ज प्लस या के मेल से बना है। हिंदी में इनका उच्चारण ज्ञ के रूप में होता है, जैसे ज्ञात और प्रज्ञा। अगला पॉइंट है री का उच्चारण स्थान प्रायः री के रूप में किया जाने लगा है, जो कि अशुद्ध है। री का उच्चारण मूर्धा से किया जाता है। आगे देखेंगे हम कक्षा शिक्षण के समय उच्चारण अभ्यास
यानी उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर प्राथमिक स्तर है। बच्चों के उच्चारण सुधार का कार्य प्रारंभिक स्तर से ही प्रारंभ हो जाता है, यानी जो गलतियां होती हैं बच्चों को शुरू से ही उसमें सुधार किया जाता है। आगे चलकर उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के समय उच्चारण अभ्यास हेतु निम्नलिखित अवसरों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अगला है गद्य एवं पद्य शिक्षण के समय उच्चारण अभ्यास, यानी दैनिक व्यवहार में गद्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हम अपने भावों एवं विचारों को प्रायः गद्य में ही अभिव्यक्त करते हैं। आगे देखेंगे दूसरों के भावों एवं विचारों का बोध गद्य के द्वारा ही सरलता से होता है, यानी गद्य की वाक्य रचना में अर्थ तत्वों की प्रधानता होती है और भाषा व्याकरण सम्मत एवं व्यवस्थित होती है। पद्य में अनुभूति की प्रधानता होती है। पद्य का संबंध संवेदना, भाव, रागात्मकता एवं कल्पना से है। गद्य शिक्षण के माध्यम से भाषा संबंधी समस्त कौशलों तथा व्याकरण संबंधी नियमों का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आगे देखेंगे हम प्रशिक्षु को स्वयं सर्वप्रथम सस्वर पाठन, शुद्ध उच्चारण, आरोह और अवरोह तथा प्रवाह के साथ करना चाहिए। सस्वर वाचन के समय वर्ण या शब्द की विशेष की उच्चारण शुद्धता का ही अपितु नहीं बल्कि वाक्य स्तर पर भी उच्चारण शुद्धता, उचित स्वराघात, सुर आदि के सम्यक निर्वाह पर बल देना चाहिए। आगे देखेंगे हम गद्य पाठों में भी भाषा के अंतर्गत, यानी भाषा के अंतर्गत शब्द प्रयोगों, शब्द रचना के समय भी उच्चारण शिक्षण का अवसर प्राप्त होता है। जैसे बिजुली के प्रकाश में अपनी आंखें चौंधिया जाती है तो ये अशुद्ध है। शुद्ध शब्द ये होगा कि बिजली के प्रकाश में अपनी आंखें चौंधिया जाती हैं, तो दोस्तों ये शुद्ध है। आगे हम देखेंगे संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, विकार आदि के कारण शब्दों के रूप बदल जाते हैं और उनके कारण उच्चारण में अशुद्धियां हो जाती हैं। जैसे संधि में सूर्योदय यानी सूर्य उदय हो रहा है, उपसर्ग में वी यानी बीच में उपसर्ग है और प्र उपसर्ग है तो विहार प्रसार। लिंग हाथी आती है तो इसका शुद्ध रूप होगा हाथी आता है। वचन है सभी लोगों का कहना है, यानी सभी लोग कहते हैं। तो आगे देखेंगे हम ये है कविता के संबंध में है कुछ, यानी कविता शिक्षण के संबंध में है। तो कविता शिक्षण के समय कविता से पूर्व संबंधित कथा के बारे में छात्रों को अवगत कराना आवश्यक होगा। कथा के सामान्य आदर्शों की ओर छात्रों को प्रेरित करके ही संबंधित अंश को अच्छी तरह पढ़ाया जा सकता है। स्फुट कविताओं में देश प्रेम, श्रम की महत्ता, त्याग, बलिदान एवं मानवीय मूल्यों एवं नैतिक आदर्शों की कविताएं होती हैं। तो ये हैं कुछ पॉइंट हैं, आप देख सकते हैं, पैराग्राफ है इसमें। तुलसी सूर और मीरा के पद तो प्रायः कक्षा 3 से ही छात्रों के समक्ष आने लगते हैं। पदों के अध्यापन के संबंध में अध्यापक को यह ध्यान रखना होगा कि पद की एक विशिष्ट विधा पद है, यानी पद में किसी एक समस्या पर विचार किया जाता है। मुख्य समस्या को प्रथम पंक्ति में ही रखा जाता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए, यानी कबहू को हो यहू रहूंगी रहोगो, या बसो मेरे नयनन में नंदलाल आदि पद की प्रथम पंक्तियां हैं। तो यही पद मुख्य के विचार से संबंध बात भी हैं। अन्य विचार इन्हीं के इर्द गिर्द चलते हैं। अंततः इसका समाधान आता है। अंतिम पंक्ति में रचनाकार अपना नाम भी देता है, यथा सूरदास तब विह यशोदा लय कर और कंठ लगाए, या मीरा प्रभु संतन सुखदाई। तो आप देख सकते हैं कविता पढ़ाने के पूर्व
उस कविता के संपूर्ण परिवेश से छात्र को अवगत कराना चाहिए, यानी उसके बारे में पूरा विस्तार से बताना चाहिए। इस दृष्टि से काव्य रूपों को ध्यान रखकर कविता शिक्षण कराना अत्यंत आवश्यक होता है। कुछ उद्देश्य हम देखेंगे, यानी प्राथमिक स्तर पर जो उद्देश्य हैं वो क्या क्या है। तो इसमें पहला पॉइंट है शब्दों का स्पष्ट एवं मानक उच्चारण, भावानुकूल वाचन। अगला पॉइंट है गति एवं प्रभाव के साथ वाचन की योग्यताएं। अगला पॉइंट है छोटे बच्चों के लिए लिखे गए गीतों को स्वयं पढ़ने तथा उन्हें कंठस्थ मीन्स दोस्तों होता है याद कराना, यानी बच्चों को पढ़ने के लिए, खुद पढ़ने के लिए भी कहें और याद करने के लिए भी। अगला है अन्य बच्चों के समक्ष सुनाने की योग्यता विकसित करना। कविता को व्यक्तिगत तथा समूह के साथ हाव भाव, आरोह अवरोह के साथ सुनाने की योग्यता विकसित करना। अगला पॉइंट है कविता को नाटकीयता के साथ सुनाने की दक्षता विकसित करना। अंगद रावण संवाद तथा परशुराम लक्ष्मण संवाद, सूरज और हवा आदि कविता के कलात्मक को विकसित करना। आगे हम देखेंगे पूर्व माध्यमिक स्तर पर कौन कौन सी योग्यताएं हैं, यानी उद्देश्य है। तो पहला है इसमें प्राथमिक स्तर की योग्यताएं में क्रमशः विकास करना। अगला पॉइंट देखेंगे हम, कठिन शब्दों के उच्चारण का समुचित अभ्यास कराना, उच्चारण विषयक त्रुटियों का अभ्यास और सुधार करना। इस स्तर पर कविता की परख, कविता के प्रति रुचि का विकास करना, उपयोगी कविताओं के चयन की क्षमता का विकास करना, कविता की पंक्तियों में प्रयुक्त रस एवं अलंकार जैसे वीर रस, शांत रस तथा उपमा, अनुप्रास, यमक अलंकार को सामान्य रूप से पहचानने की शक्ति का यानी क्षमता का विकास करना। तो ये थे उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर। कुछ इसकी विधियां हैं, जिसमें पहली विधि है गीत प्रणाली। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो आगे देखेंगे हम इसका सहारा प्रायः छोटी कक्षाओं यानी कक्षा 1 से लेकर 3 में की लिया जाता है। इस स्तर पर बाल गीतों का चयन किया जाता है, यानी कि जो 1 से 3 तक की किताबें होती हैं उनमें अक्सर बाल गीतों का चयन किया जाता है, जिसमें लय की प्रधानता होती है। इसमें शिक्षक स्वयं स्वर ताल के साथ गीतों को पढ़ता है और बच्चे सामूहिक रूप से उसे दोहराते हैं। ऐसे गीतों के वाचन में छात्र बड़ी रुचि के साथ भाग लेते हैं, यानी यदि आप कविता को लय एवं राग के साथ पढ़ाएंगे तो बच्चे की रुचि पढ़ने में ज़्यादा होगी। यह विधि केवल शिशु के कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो अगला विधि है आपकी अभिनय या नाट्य प्रणाली, यानी इस प्रणाली का प्रयोग प्रारंभिक कक्षाओं में अभिनय प्रधान गीतों को पढ़ाने के लिए किया जाता है। इन पदों को पढ़ते समय बालक पद की लय, गीत एवं ताल के अनुसार अंग संचालन द्वारा भाव व्यक्त करना सीख जाता है। इन गीतों के साथ बच्चों का अधिक मनोरंजन होता है, साथ ही वे अपने अंग प्रत्यंगों को कविता की लय के अनुसार संचालित करने का कौशल भी प्राप्त कर लेते हैं। छात्र सामूहिक अभिनय भी सीख जाते हैं, कविताएं भी आसानी से याद हो जाती हैं। शिक्षक में भी कुशलता की आवश्यकता होती है। इस प्रणाली द्वारा कक्षा में जीवन का संचार हो जाता है, किंतु इसका प्रयोग सभी कविताओं के लिए नहीं किया जा सकता। तो ये थी दूसरी विधि अभिनय या नाट्य प्रणाली। आगे हम देखेंगे तीसरी विधि है अर्थबोध प्रणाली, यानी इसमें शिक्षक स्वयं कविता के कुछ अंशों को पढ़ते हुए उसका अर्थ बताता चलता है। इस प्रणाली का प्रयोग करने में अध्यापक बच्चों की रुचि एवं रसानुभूति पर ध्यान न देकर केवल अपने पाठ्यक्रम तथा उसके शिक्षण की अवधि पर ध्यान रखता है। यह प्रणाली कविता शिक्षण के लिए सर्वथा दोषपूर्ण है। फिर भी व्यवहारिक रूप में इसी प्रणाली का प्रयोग आने जाने अनजाने अधिकांश शिक्षक करते हैं। अगला पॉइंट नंबर 4 है, यानी विधि है
खंडान्वय प्रणाली, यानी इसको प्रश्नोत्तर प्रणाली भी कहा जाता है, यानी खंडान्वय प्रणाली जो है इसे प्रश्नोत्तर प्रणाली भी कहा जाता है। जिन पदों में अनेक प्रकार के विशेषणों का प्रयोग होता है तथा उसमें अपेक्षाकृत अधिक उलझे हुए भाव अभिव्यक्त होते हैं, उनको स्पष्ट करने के लिए प्रश्नोत्तर प्रणाली का उपयोग होता है। इस प्रणाली के प्रयोग में छात्रों में बराबर सक्रियता बनी रहती है। अगली विधि है आपके व्याख्या प्रणाली विधि, यानी व्याख्या करने के लिए इस प्रणाली का उपयोग होता है। अगला है 6 नंबर व्यास प्रणाली, जो कि आपकी लास्ट विधि है। ऊंची कक्षाओं के लिए प्रशिक्षु को यह ध्यान देना होगा कि बच्चा गद्य व पद्य के अंशों का शुद्ध उच्चारण, लय एवं उतार चढ़ाव के साथ पढ़ने और बोलने में दक्ष हो गया है या नहीं। तो इसके लिए उसे कुछ शब्दों को पढ़वा कर तथा बोलवा कर देखना होगा। तो मूल्यांकन देख लें, यानी प्रातः काल विद्वान, द्वार, ब्रह्मा, ब्राह्मण, निश्चित, आश्चर्य, प्रसिद्ध, बुद्धिमान, हिम्मत, सम्मान, यानी प्रशिक्षु जो होता है, यानी जो शिक्षक होता है, वो बच्चों से इसको बोलने का प्रयास कराए, यानी पढ़ाए। तो दोस्तों ये था डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर हिंदी का तीसरा चैप्टर था। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी आपको। तो दोस्तों लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।